आरक्षण से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल पास नहीं हो पाया, जिसके बाद सियासत अब तेज हो गई है। बीजेपी और एनडीए के नेता विपक्ष पर हमलावर हैं और विपक्ष को महिला विरोधी बता रहे हैं। दूसरी ओर विपक्ष की ओर से भी पलटवार हो रहा है। वहीं इस मुद्दे पर अब बीजेपी और एनडीए के नेता 20 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन करेंगे। परिसीमन का विरोध कर रहे हैं, वो एससी और एसटी सीटों की बढ़ोतरी का विरोध कर रहा है, वो ध्यान में रखें। बार बार बहकाने वाले पुरुषों को महिलाएं झट से पहचान लेती हैं। मेरे लिए संविधान सर्वोपरि है। मनुवाद ओवर संविधान। हमारी नीयत की खोट देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। शुक्रवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास न हो पाया। विपक्ष के विरोध और सरकार के पास 2/3 बहुमत न होने की वजह से बिल 54 वोट से गिर गया। बिल के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े। हम दुखी इसलिए है कि ये नुकसान देश के महिलाओं को हुआ है। महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल पास न होने के बाद से बीजेपी हमलावर है और संसद से सड़क तक प्रदर्शन हो रहा है। यह आक्रोश सड़क पर उतरेगा बनो। दूसरी ओर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इसे विपक्ष की एकजुटता का नतीजा बताया और सरकार पर राजनीतिक फायदे के लिए महिलाओं के इस्तेमाल का आरोप लगाया। सरकार कह रहे हैं कि ब्लैक डे है। ब्लैक डे इनके लिए इसलिए है क्योंकि पहली बार इनको धक्का लगा जो लगना चाहिए था। प्रियंका के बयान पर बीजेपी की ओर से पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है। ये कौन सी भाषा है? द वुमन ऑफ इंडिया इज ए कमोडिटी जिसका इस्तेमाल हो सकता है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां शुरू से ही महिला विरोधी रही हैं। आप याद कीजिए 96 में देवगौड़ा जी ने लाया तो विरोध किया, वाजपेयी जी लाए तो विरोध किया और यही विपक्ष के लोगों ने बिल को भी फाड़ा। बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह ने कहा कि विपक्ष को इस महिला विरोधी मानसिकता का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इन लोगों ने इसको रोका है, इसका परिणाम उनको भोगना पड़ेगा। महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल पास न होने के विरोध में बीजेपी और एनडीए की ओर से 20 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मतलब आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक माहौल और भी गर्माने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जेडीयू नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। दोनों डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय चौधरी भी जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, जबकि पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की सुरक्षा Z+ से घटाकर Z कर दी गई है। यानी कि दोनों डिप्टी सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम की सुरक्षा बराबर कर दी गई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने 8 मार्च 2026 को आधिकारिक तौर पर जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण की और सक्रिय राजनीति में कदम रखा। तब से लेकर अब तक वो लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। निशांत की राजनीतिक सक्रियता को देखते हुए बिहार की नई सरकार ने उन्हें Z श्रेणी की सुरक्षा दी है। इसके साथ ही बिहार में और भी कई नेताओं की सुरक्षा में बदलाव किया गया है। पूर्व मंत्री श्रवण कुमार की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। पहले इन्हें कोई सुरक्षा नहीं थी, अब श्रवण कुमार की सुरक्षा एस्कॉर्ट के साथ Y+ की कर दी गई है, जबकि पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की सुरक्षा को Z+ श्रेणी से घटाकर Z श्रेणी की कर दी गई है। पहले डिप्टी सीएम के नाते विजय सिन्हा को Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली थी। अब डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय चौधरी के साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की सुरक्षा बराबर कर दी गई है। तीनों की सुरक्षा Z श्रेणी की कर दी गई है। सरकार अपने हिसाब से करती है। निशांत को भी Z सुरक्षा दी गई है, श्रवण बाबू को Y+ सुरक्षा कर दी गई है। नीतीश की कमेटी बनती है। सरकार अपने नियम से और उनकी आवश्यकता के अनुसार करती है।
बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों की समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर गृह विभाग नेताओं, मंत्रियों या किसी भी सेलिब्रिटी की सुरक्षा घटाने बढ़ाने का फैसला करता है। हालांकि कई मामलों में इसे स्टेटस सिंबल के तौर पर भी देखा जाता है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार आज सीएम सम्राट चौधरी से मिलने पहुंचे। पूर्व सीएम और नए सीएम के मुलाकात की खास तस्वीरें सामने आई। दोनों नेताओं ने करीब 20 मिनट तक राजनीतिक हालात और नई सरकार के कामकाज को लेकर चर्चा की और इसके बाद पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने दोनों डिप्टी सीएम से भी मुलाकात की है। मुलाकात की इन तस्वीरों ने खास संदेश दिया है। ये तस्वीर बेहद खास है। बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार के चेहरे पर मुस्कान है। सम्राट के कंधे पर नीतीश का हाथ है और सम्राट नीतीश के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। बिहार की सियासत में ये बेहद अहम तस्वीर है। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार नीतीश कुमार ने बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की। सम्राट और नीतीश के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई। सीएम नीतीश ने बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात और नई सरकार के कामकाज को लेकर सम्राट से चर्चा की। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहली बार था जब सम्राट चौधरी से मिलने नीतीश कुमार उनके आवास पहुंचे। सम्राट चौधरी ने भी हाथ जोड़कर नीतीश कुमार का स्वागत किया। दोनों नेता एक साथ सोफे पर बैठे नजर आए। सम्राट चौधरी से मुलाकात के बाद से नीतीश बारी बारी से दोनों डिप्टी सीएम से मिलने पहुंच गए। नीतीश कुमार ने पहले डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव से मुलाकात की। यहां भी नीतीश कुमार कुछ देर तक रुके। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दे पर बातचीत हुई। इसके बाद नीतीश कुमार डिप्टी सीएम विजय चौधरी के आवास पहुंचे। यहां भी नीतीश और विजय चौधरी मुस्कुराते दिखे। नीतीश कुमार ने विजय चौधरी से कई मुद्दों पर बातचीत की, फिर वहां से निकल गए। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद भी बिहार की सियासत में नीतीश की भूमिका अहम मानी जा रही है। नीतीश कुमार का सियासी अनुभव और राजनीतिक समझ नई सरकार के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। ऐसे में मुलाकात की इन 3 तस्वीरों ने खास संदेश दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। निशांत कुमार लगातार सक्रिय हैं और आज तीसरे दिन जेडीयू दफ्तर पहुंचे। निशांत ने पार्टी के विधायकों के साथ कुछ जिला अध्यक्षों से भी मुलाकात की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यात्रा की तैयारी चल रही है और बहुत जल्द वो इसकी जानकारी देंगे। वहीं सुरक्षा बढ़ाए जाने पर निशांत ने कहा कि अधिकारियों ने इसे बढ़ाया है। निशांत ने महिला आरक्षण बिल पर भी अपनी बात रखी। निशांत ने कहा, मेरी पार्टी इसके समर्थन में रही है। निशांत के इस बैठक में शामिल होने वाले जेडीयू विधायक रोहेल रंजन और चेतन आनंद ने कहा कि निशांत जल्द ही यात्रा पर निकलेंगे और उसके पहले बैठक कर कार्यकर्ताओं को क्या दिक्कतें हैं ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से मिलने आया हूँ। फिर से यात्रा पे निकल रहे हैं। हाँ, अभी मैं बताऊंगा। अभी बात हो रही है पार्टी के लोगों से, तो मैं जब होगा डेट बताऊंगा कब से निकलूंगा। हाँ, सब ठीक है। लोग अधिकारियों ने किया हो। महिला आरक्षण बिल को लेकर जी, हम तो महिला आरक्षण के समर्थन में थे। हमारी पार्टी, हम तो समर्थन में रहे हैं। वो लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, लोगों को क्या दिक्कतें हैं और सरकार क्या काम कर रही है और आगे सरकार क्या क्या काम कर सकती है और लोगों की समस्याएं और कैसे कम करी जा सकती हैं, इसी के ऊपर चर्चाएं हो रही होती हैं। वो सारे कार्यकर्ताओं से जानना चाहते हैं कि उनको क्या दिक्कतें हैं। उनका एक सोच है कि वो पार्टी के लोगों से, जनता से, बिहार के तमाम लोगों से वो मिल करके उससे एक जो है उन लोग मतलब बिहार से जो है एक मिट्टी से जुड़ करके वो काम करना चाहते हैं और ये भी काबिले तारीफ है। हम ये समझते हैं कि उनका जो भी डिसीजन है उसको हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं और ये हम जरूर बोलेंगे कि पर्सनली अगर आप हमसे पूछिएगा तो हम तो चाह रहे थे कि वो पद लें, लेकिन जब उन्होंने नहीं लिया है और उनका जो भी डिसीजन है उनके हर एक डिसीजन पे हम लोग उनके साथ। और इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बताते हैं, बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी लगातार एक्शन में बने हुए हैं। सीएम सम्राट की बड़ी समीक्षा बैठक हुई है जिसमें एआई से रियल टाइम पर कैसे मॉनिटरिंग की जाए इसको लेकर के इस बैठक में जानकारी दी गई है और ये बैठक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सम्राट चौधरी ने आज महत्वपूर्ण बैठक की है जिसमें कई निर्देश अधिकारियों को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिए हैं
जिसमें सिविल विमानन विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा की गई। सम्राट चौधरी ने कहा कि जिला स्तर पर सांस्कृतिक धरोहरों की पहचान करें और इसके संबंध में पर्यटकों तक सहज और सरल ढंग से जानकारी पहुंचाने की व्यवस्था करें। राज्य के बाहर बिहार का मजबूत ढंग से ब्रांडिंग हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए अच्छे ढंग से करें। सम्राट चौधरी ने बैठक में कहा कि राज्य में एरो सिटी के विकास की दिशा में भी ठोस पहल की जा रही है। सेफ्टी और क्वालिटी को लेकर विशेष ध्यान दिया गया। विभिन्न हवाई अड्डों के विकास, एरो सिटी परियोजनाएं एवं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत से राज्य की आर्थिक एवं पर्यटन क्षमता को नई गति मिलेगी। नगरीय क्षेत्र के विकास के लिए अधिकारी तेजी से काम करें। शहरों के विस्तारीकरण के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। तो बिहार में नई सरकार बनने के बाद शराबबंदी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म था, लेकिन सीएम सम्राट चौधरी ने शराबबंदी पर दो टूक कह दिया है कि बिहार में शराबबंदी जारी रहेगी। सम्राट चौधरी ने क्लियर मैसेज दे दिया कि बिहार में शराबबंदी को खत्म करने का सवाल ही नहीं है। अब सम्राट चौधरी के इस बयान के सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं। बिहार में नई सरकार बनने के बाद सियासी हलकों में शराबबंदी को लेकर लगातार चर्चा का बाजार गर्म था। क्या बिहार में शराबबंदी खत्म हो जाएगी? शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांग भी उठने लगी। लेकिन बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी के एक बयान ने साफ कर दिया है कि नई सरकार किस तरह से काम करेगी। शराबबंदी को लेकर के सम्राट चौधरी ने दो टुक में कह दिया, बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से लागू रहेगी। नीतीश कुमार के इस फैसले की तारीफ पीएम मोदी भी कर चुके हैं। इस फैसले पर पुनर्विचार का सवाल ही नहीं उठता है। शराबबंदी पर सम्राट चौधरी के इस बयान का एनडीए नेताओं ने स्वागत किया है, तो आरजेडी ने भी माना कि शराबबंदी से गरीबों के जीवन में बदलाव आया है। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि शराबबंदी से एक समानांतर कारोबार शुरू हो गया है और इसीलिए सरकार शराबबंदी को जारी रखना चाहती है। जिस कानून के कारण बिहार खुशहाली और समृद्धि की राह पर अग्रसर हुआ, जिस कानून के कारण बिहार में महिलाएं सुरक्षित हुई और जिस कानून की प्रशंसा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, जिस कानून का निर्माण पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया, उस कानून पर किसी भी प्रकार की कोई समीक्षा नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने शराबबंदी पर संकल्प की चौधराहट दिखाई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सहमति, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी जो क्लाइमेट लीडर हैं, उनके फैसले पर मुहर लगाया। सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट रूप से घोषणा किया है कि बिहार में शराबबंदी अभियान जारी रहेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को भी पता है कि बिहार की महिलाओं ने शराबबंदी के बाद जिस तरह से शांति का माहौल और जिस तरह से आप संस्कृति के माहौल से निकल करके अपने बच्चों को शिक्षा की ओर आगे बढ़ाने का काम किया है और गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित वर्ग के बीच जो शराबबंदी के बाद खुशहाली आई है। शराबबंदी की आड़ में जो एक नया कारोबार खड़ा हुआ अवैध शराब का, उसमें अकूत कमाई है। बिहार में शराबबंदी को नीतीश कुमार ने शुरू किया, पीएम मोदी ने सराहा और अब सम्राट चौधरी इसे आगे ले जाने का वचन दे रहे हैं। ऐसे में हम आपको नीतीश कुमार का वो बयान सुनाते हैं, आखिर बिहार में क्यों शराबबंदी लागू करनी पड़ी थी। हमारे बहनोई थे, वो शराब पीते थे रात में, घर में सब लोग खिलाफ रहते थे और आप जानते हैं हम तो सड़क पर थे। रात में लौटकर अपने बहन के यहां भी चले जाते थे कभी कभार, और फिर जब वो सो जाते थे और अगले दिन जगते थे तो कभी कभार हम उनको कहते थे कि शराब काहे पीते हैं, मत पीजिए, तो हंसने लगते थे। फिर हम कहते थे देखिए अभी तो हम सड़क पर हैं, लेकिन कभी अगर मेरे हाथ में ताकत आएगी तो हम शराब को बंद करा देंगे और सबसे पहले आपको पकड़ के बंद करा देंगे, ताकि पूरे बिहार में लोग जान जाएगा कि अपने बहनोई को नहीं छोड़ा तो किसी को नहीं छोड़ेगा।
बिहार में शराबबंदी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि वो नीतीश कुमार और पीएम मोदी के बताए रास्ते पर ही चलेंगे। सम्राट ने शराबबंदी पर साफ साफ मैसेज दे दिया। बिहार में शराबबंदी को खत्म करने का सवाल ही नहीं है। अगर समीक्षा भी होगी तो इस कानून को कड़ाई से लागू करने पर होगी। न्यूज 18 के लिए पटना से रवीश नारायण, शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। मोतिहारी में एक बार फिर जहरीली शराब से संदिग्ध मौत की आशंका जताई जा रही है। तुरकौलिया के टिकैता गोविंदपुर गांव में बनारसी शाह की संदिग्ध हालत में जान चली गई। मृतक के परिजन ने साथी भोला पर शराब पिलाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। 1 महीने में दूसरी बार घटना होने से पुलिस पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कल शाम के भूसा उसा ढोला ना एगो आदमी लड़का रहे दारू ले आयल सर। रात कहीं से जाके दारू ले आके दिलक के पीलक लोग। उसके बाद में 2 बजे के रात में एगो उल्टी भेल आ उल्टिया भेल तो बाद में लोग हनी ऐठे उठे तो हमारे घर से तो तंगा दूर हम घरवा बाटे खबर गया हमारे घरे जे मेहमान का ऐसा भेल बाबू गेनिया से टेम्पू लेके आ लाद के ले से तो यहाँ से यहाँ हॉस्पिटल के गेट पर डॉक्टर साहब निकल हम तो देह तोला तो कहना कि दम टूट गया बात लड़का लोग घुमा के लेके चल गए सुन के वे जानकारी मिलल तो जहरीला शराब से मरल। कहाँ शराब पी ले रहा कहाँ पे पीले रहलन ले आके देलन भोला सा पिलन घर रात के 8-9 बजे खानी सुबह 5 बजे खानी देर में लहर उठल बाद लेके आई सन तो दम चल तोर के बानो तूफा बानो काम कदी करेलन काम शराब पीलन तो जानकारी मिला शराब मिल रखलहु रहलन पूरा खाना प्रशासन लोग ले गला। मोतिहारी में संदिग्ध जहरीली शराब कांड में एक आरोपी भोला को हिरासत में लिया गया है। हालांकि भोला ने बनारसी शाह को शराब पिलाने की घटना से इनकार किया है। भोला से जब पूछा गया कि बनारसी शाह की पत्नी ने भोला पर शराब पिलाने का आरोप लगाया तो भोला ने कहा कि परिवार के लोग झूठ बोल रहे हैं और हमें किसी न किसी वजह से फंसाया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संदिग्ध स्थिति में एक की मौत के बाद अब प्रशासन की टीम काफी एक्टिव है। तो बनारसी साहब की पत्नी बोल रही है कि सुबह में भी दारू पिलाए थे, शाम में भी दारू पिलाए थे। ये गलत बात है सर, कोई फंसा रहा है हमको गाँव के लोग। क्यों फंसा रहे हैं? आपका दुश्मनी है उससे? सर ये तो मालूम नहीं है। आप क्या करते हैं? हम ऑटो चलाते हैं और खाना का काम करते हैं। ऑटो अपना खुद का है? जी साला का है मेरा। और जब डीजल पहले ऑटो था डीजल वाला खराब हो गया है तो हम उसको रखे हैं घर पे। जो डीजल गाँव के आता है तो साला का टेम्पू लेकर हम कमाते हैं और खाना का काम भी करते हैं। तो बनारसी डेथ कैसे हुआ? ये मालूम नहीं है। सुबह हाला लोग किया है तो उनके दरवाजे पर हम गए। आज सुबह हम गए थे? सुबह 5:30 हाँ 5:30 पौने 6 बजे हाला वाला सब लोग गया है दौड़ के ना तो हम गए हैं तो उसको ई रिक्शा पर ले गया है इलाज कराने के लिए। जी जी। तो उसकी पत्नी बोल रही है कि आप ही दारू पिलाए हैं। गलत बात है, गाँव के लोग हमको कहीं फंसा रहा होगा कोई चीज़ के लिए। तो कैसे डेथ हुआ उसका? ये तो मालूम नहीं है सर कैसे हुआ। कब हुआ डेथ उसका? और सुबह में। आज सुबह में? जी 5:30-6 बजे। और पहले से खांसते भी हमेशा। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है, लेकिन आए दिन नए नए खुलासे ने सरकार के दावों की पोल खोल दी है। नगर एवं आवास विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजीव कुमार के कई ठिकानों पर एसवीयू की टीम ने दबिश दी, जिससे भ्रष्ट अधिकारियों की नींद उड़ गई है। यह रिपोर्ट देखिए। तस्वीरों में जो आलीशान और चमचमाती फ्लैट नजर आ रही है, उस पर अब भ्रष्टाचार का ग्रहण लग गया है। नगर एवं आवास विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजीव कुमार का ये बताया जा रहा है, जहां सुबह सुबह स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने छापेमारी की। एक साथ घर, दफ्तर और फ्लैट पर रेड मारी, जिससे भ्रष्ट अधिकारियों की नींद उड़ गई। जब तक अधिकारी कुछ समझ पाते, तब तक जांच टीम को बड़ी सबूत हाथ लग गई थी। कई बेनामी संपत्ति और करोड़ों रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ है। नगर विकास विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल राजीव कुमार के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और एक साथ 3 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। आपको बता दें उनके आवास जो है रामनगरी, वहाँ पे भी, और पंत भवन में जिनका जो आवास है यहाँ पे उनका ऑफिस हुआ करता है,
यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे भी छापामारी जो है वो SUV की चल रही है। आय से अधिक संपत्ति को लेकर के कार्यपालक अभियंता राजीव कुमार पर सख्ती बरती जा रही है। जांच में बेनामी जमीन के कई कागजात, अन्य दस्तावेज और कैश सामने निकलकर आए हैं। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने सुबह सुबह कई जगहों पर रेड की, जिससे भ्रष्ट अफसरों में हड़कंप मच गया। राजीव कुमार के 3 ठिकानों पर रेड, आवास पर SBU की छापेमारी, पंत भवन के 6ठे तले पर ऑफिस में रेड, दानापुर में लैंडमार्क गोल्ड विनस फ्लैट पर छापा। हालांकि दानापुर स्थित लैंडमार्क गोल्ड विनस फ्लैट को किराए पर दिया गया है। जब टीम फ्लैट पर पहुंची तो किराएदार मौजूद थे, जिसके बाद टीम खाली हाथ वापस लौट गई। दरअसल निगरानी टीम दस्तावेजों और संपत्ति से जुड़े अहम सबूत खंगाल रही है। राजीव कुमार है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में। माननीय न्यायालय के आदेश से इनके सभी ठिकानों पर एक साथ सर्च किया जा रहा है। उसमें से ये यहाँ ये लैंडमार्क गोल्ड अपार्टमेंट में इनका एक फ्लैट पता चला था कि 807 नंबर फ्लैट इनका है, लेकिन यहाँ आने पर पता चला कि विगत 2 वर्षों से इन्होंने इसे किराए पर लगा रखा है। SBU ने कार्यपालक अभियंता राजीव कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है, जिसमें कई बेनामी संपत्ति भी शामिल है। वहीं कल पूर्णिया में भी निगरानी विभाग की कार्रवाई देखी गई। पूर्व अंचल में कर्मचारी लाल बाबू रजक को 40,000 घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। इंजीनियर राजीव कुमार पर दबिश, आय से अधिक संपत्ति का मामला, करीब 1.10 करोड़ रुपए के अवैध संपत्ति का आरोप। SBU की टीम अहम सबूत की कर रही तलाश। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। पदभार ग्रहण करने के पहले दिन ही सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की और सरकार की जीरो टॉलरेंस को लेकर के सख्ती से कदम उठाने के निर्देश दिए। और समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल स्पेशल विजिलेंस यूनिट की इस कार्रवाई से साफ है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का अभियान लगातार जारी है। अब देखना होगा कि इस छापेमारी में और क्या खुलासे सामने आते हैं। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कट्टरपंथ फैलाने और आतंकी साजिश से जुड़े आरोप में बिहार समेत अलग अलग राज्यों से 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। इन पर आईडी बनाने, सोशल मीडिया के जरिए भर्ती करने और संवेदनशील स्थानों की रेकी जैसे गंभीर आरोप हैं। पुलिस की माने तो ये देश के खिलाफ गजवाए हिंद की साजिश रच रहे थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र, ओडिशा और बिहार से 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि ये लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए कट्टरपंथ फैलाने और लोगों की भर्ती कर कथित रूप से इस्लामिक राज्य स्थापित करने की साजिश में शामिल थे। ये पूरी कार्रवाई दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ओर से की गई। बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा से 4 युवक गिरफ्तार किए गए। मोसैब अहमद, मोहम्मद हम्माद, शेख इमरान और मोहम्मद सोहेल गिरफ्तार किए गए। कटिहार का रहने वाला मोहम्मद सोहेल पेशे से प्लम्बर है। इन सभी पर गजवाए हिंद की साजिश रचने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक एक आरोपी के पास से इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी बरामद की गई है। इसके अलावा कई मोबाइल फोन और डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए हैं, जिनकी जांच जारी है। पुलिस इन आरोपियों के पास से जब्त डिजिटल उपकरणों, चैट्स और नेटवर्क की गहन जांच कर रही है। इस पूरे मॉड्यूल के पीछे और भी कई लोगों के जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की कार्रवाई में गिरफ्तार आरोपियों में कटिहार के मनिहारी थाना क्षेत्र का युवक मोहम्मद सोहेल भी शामिल है। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी सोशल मीडिया के एक कोर ग्रुप से जुड़े थे, जहां कट्टरपंथी विचारधारा और क्राउड फंडिंग भी पर चर्चा होती थी। गिरफ्तारी के बाद युवक के गांव और परिवार में सन्नाटा पसरा हुआ है। मोहम्मद सोहेल की मां ने गिरफ्तारी को लेकर बताया कि कुछ दिन पहले भी दिल्ली पुलिस की टीम सोहेल से पूछताछ की थी और फिर कुछ दस्तावेज के साथ दिल्ली लौटकर दिल्ली पुलिस की टीम उसे दिल्ली बुलाई थी।
अब उसकी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। सोहेल की मां ने बताया कि वो 10वीं कक्षा तक पढ़ा लिखा है और पिता के साथ ही प्लम्बर का काम करता था। हमरे यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चला हमको कि पुलिस आएगा। रात में जो आया ढकढकाया तो खोले हम लोग, तो बोला सोहेल आपका बेटा है। उसका पापा को तो बोला जी सर, तो निकालिए बाहर निकालिए। उसको पूछ जांच किया, अब फिर पूछ जांच किया तो उसको ले जाने लगा, तो वो भी बोला कि सर आप लोग भी देखने में सही लगते हैं, लेकिन बेटा क्या हुआ कि सर बताइए क्या बात है। कुछ नहीं बताया और मोबाइल सबका ले लिया, लेके चला गया। और